हेलो एवरीवन, कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन जहां पे हमारे देश में कॉमन मैन के पास खाना खाने के लिए पैसा ना हो। एक आध की बात नहीं कर रही, मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। बेसिक इसेंशियल्स जैसे कि बिजली, पानी, कपड़े, ये सब बिल्कुल भी ना मिले। ऐसे टाइप की सिचुएशन काफी साल पहले इंडिया में जरूर हुई थी। That was called the twin drought years, 1964 to 65 and 1965 to 66. उस समय के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। कहीं ना कहीं इसी वजह से हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया था और उन्होंने एक बहुत ही फेमस नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। अनफॉर्चुनेटली ऐसे टाइप की सिचुएशन वर्ल्ड ओवर में काफी सारे देशों में आज की डेट पे भी पाई जा रही है। Well, if we talk about our country, we have moved past the no food security problem to nutritional food problem. But the country that we are going to talk about today is Nigeria. पर हम इंडिया में बैठ के नाइजीरिया के बारे में क्यों पढ़े? Well, the reason is कि जहां पे प्रॉब्लम होती है वहीं पे अपॉर्चुनिटी होती है। जहां पे एक सरकार कुछ चीज प्रोवाइड नहीं कर पाती तो दूसरी सरकार प्रोवाइड करके पैसा बना भी सकती है। और कहीं ना कहीं ये ग्लोबलाइजेशन की एरा में जरूरी भी है हमें ये जानना कि हमारे आगे पीछे क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं इस वजह से हमें अपने देश के ऊपर और अपने देश की पॉलिसीज के ऊपर प्राइड भी आनी चाहिए। एंड सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री कॉल्ड नाइजीरिया, बट मोर देन दैट लेट्स टुडे टॉक अबाउट अ कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस। तो ये गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? सो जैसे कि पेरेंट और पेरेंटिंग। पेरेंट तो हो गए मम्मी पापा और पेरेंटिंग हो गया एवरीथिंग दैट आवर पेरेंट्स डू। पेरेंटिंग में तो ये भी आता है कि हमारे माँ बाप हमें कौन से स्कूल में भेजते हैं, किन फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप रखने के लिए अलाउ करते हैं और कहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। पेरेंटिंग ये भी हो गई कि बच्चे को यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है तो पेरेंट्स उसको बोलते हैं चलो ठीक है बच्चे, यू कैन गो अवे फ्रॉम होम एंड यू कैन गो एंड टेक एडमिशन इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। So what I'm trying to say is parenting is a huge concept. It's the functioning. इसी तरीके से हो गया गवर्नमेंट और गवर्नेंस। गवर्नमेंट तो हमें पता ही है क्या है, लेकिन गवर्नेंस तो ये भी होती है कि जब जब सरकार एक प्राइवेट सेक्टर को रोड बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट देती है और जिसकी वजह से हमारे एरिया में रोड बनती है, ये भी गवर्नेंस है। अब जैसे गुड पेरेंटिंग और बैड पेरेंटिंग होती है उसी तरीके से गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस होती है। तो चलिए आइए लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बाय मलुका आईएएस, जहां पे वैभव आनंद शर्मा, जिनका रैंक आया है 58 इस बार का, ये आ रहे हैं आप सबके लिए ऑन 2nd, 3rd and 4th of August ओनली ऑन द मलुका आईएएस एप्लीकेशन, जहां पे वो आपको यूपीएससी प्रिपरेशन के टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे और ऐसे राइटिंग और एथिक्स की भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलती जाएंगी इन बोथ मीडियम्स, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। सो डू नॉट वेस्ट दिस टाइम एंड डाउनलोड द मलुका आईएएस एप्लीकेशन टुडे एंड रजिस्टर फॉर दिस वंडरफुल क्लास एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। So enough is enough. Nigerians take to the streets in protest over a cost of living crisis. एंड कहीं ना कहीं ऐसे टाइप के दृश्य जो है ये देखने को मिल रहे हैं हमारे न्यूज़पेपर में। वी शुड थैंक आवर लकी स्टार्स दैट दिस इज नॉट हैपनिंग इन इंडिया टुडे। वी आर नॉट आल्सो इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट कि कुछ एरियाज में है प्रॉब्लम्स कॉस्ट ऑफ लिविंग की, पर जिस वजह से सरकार बहुत सारी स्कीम्स निकाल के लेकर आती है, जहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए आयुष्मान भारत प्रोग्राम है, फूड सिक्योरिटी के लिए टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इनफैक्ट कोविड-19 के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर फ्री में फूड गेन्स भी मिल रहे हैं किन्हीं किन्हीं बेनिफिशियरीज को। ग्रांटेड उन स्कीम्स में भी लूप होल्स हैं और लूप होल्स इसी वजह से हैं क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नेंस में कोई प्रॉब्लम है। So what is happening in Nigeria? Like I said, at least 7 people have been killed in Nigeria due to the protest of bad governance and rising cost of living. You see, when we talk about cost of living, अगर हम यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी बात करें
और जिनको कोई आइडिया नहीं है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, वो कुछ ऐसे 17 गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने बनाए, और वो बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि क्या क्या चीजों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए डिफरेंट कंट्रीज को। और क्या आपको पता है सबसे पहला गोल कौन सा है? नो पॉवर्टी। सेकेंड गोल जीरो हंगर। थर्ड गोल गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। यू सी, ह्यूमन डेवलपमेंट करने के लिए ह्यूमन बीइंग को हम एसेट अगर मान रहे हैं तो हमें उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी एज द गवर्नमेंट। सबसे पहले देखना पड़ेगा उस ह्यूमन बीइंग की हेल्थ को, सेकेंडली उसकी एजुकेशन को, और तो जाके हम बात कर सकते हैं उस ह्यूमन बीइंग की जॉब के बारे में या एम्प्लॉयमेंट के बारे में, और तो जाके एक ह्यूमन एसेट एक ह्यूमन डेवलपमेंट में कन्वर्ट होता है। पर कहीं ना कहीं डिफरेंट सरकारें, स्पेशली इन सच कंट्रीज विच आर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, वहां पे कहीं ना कहीं ये नहीं हो पा रहा है। मजे की बात ये भी है, आयरॉनिकल है, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन की जो डायरेक्टर जनरल है वो भी नाइजीरियन है। एक ओर में जो लेडी जो नाइजीरिया की है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हेड करके सबको बता रही है कि ट्रेड कैसे होना चाहिए और ट्रेड के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, क्या इफ यू नो एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड। इनफैक्ट WTO कहीं ना कहीं हमें बता रहा है कि हमें अपना MSP देना चाहिए अपने फार्मर्स को कि नहीं। और जो लेडी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रही है उसके खुद के देश में ये प्रॉब्लम चल रही है, द प्रॉब्लम ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग। और कहीं ना कहीं ये कॉस्ट ऑफ लिविंग और बैड गवर्नेंस की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ये हमने खुद के देश में देखा है। कहीं ना कहीं वायनाड की अगर हम बात करें या हिमाचल प्रदेश की आजकल न्यूज चल रही है अबाउट क्लाउड बर्स्ट, ऐसे टाइप की कंडीशंस में भी रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट ऑफ द पीपल होना ही होना है। सो जिस वजह से ये काफी ज्यादा एक पर्टिनेंट प्रॉब्लम हो जाती है हमारे देश में। एक आम इंसान को गुड गवर्नेंस के बारे में क्यों जानना चाहिए? क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि सरकार को हमारे लिए क्या करना चाहिए तब तक हम डिमांड ही नहीं कर पाएंगे सरकार के सामने, और तब तक हम लोग एक्चुअली चूज भी नहीं कर पाएंगे इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड कि हमें अपनी सरकार से चाहिए क्या। सो इन नाइजीरिया वी टॉक अबाउट इट, यू नो, they have organized a demonstration across Nigeria for the first 10 days of August because of the harsh economic conditions. And ये अफ्रीका की एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलस कंट्री है। दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री कहां पे है? इंडिया में, राइट? सो अब हम बात कर सकते हैं, लुक एट दिस, रिवर्स ऑल एंटी पीपल रूल्स, पॉलिसीज, डिवैल्यूएशन, दे आर बेसिकली वेरी वेरी अपसेट एट द नाइजीरियन गवर्नमेंट। नाइजीरिया की अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका का एक कंट्री है, काफी ज्यादा पॉपुलस कंट्री है अफ्रीका की, अबूजा इसका कैपिटल है। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, व्हाट डू दे से अबाउट गुड गवर्नेंस, व्हाट इज गुड गवर्नेंस। जैसे कि कहते हैं व्हाट इज गुड पेरेंटिंग, उसी तरीके से हाउ कैन द गवर्नमेंट मेक श्योर कि हमारे देश में ये टाइप की प्रॉब्लम ना आए। और मैं क्यों रिलेट कर रही हूँ इंडिया को नाइजीरिया से? मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि यू नो आवर कंडीशंस आर एज बैड एज नाइजीरिया, बट इज आवर इकोनॉमी ऑन द राइट ट्रैक? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। क्या पॉपुलस होते सार, मतलब ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी पीपल एंड पीपल आर एन एसेट एंड दे आर गोइंग टू मेक आवर कंट्री ग्रो, गोज विदाउट सेइंग, लेकिन यही सारे के सारे लोगों के लिए हमें खाने का भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने ज्यादा स्कीम में बेनिफिशियरीज बढ़ेंगे, उतनी ज्यादा सरकार के खर्चे बढ़ेंगे, उतना ज्यादा शायद सरकार को लोन लेना पड़ेगा, तो उतना ज्यादा सरकार का कर्जा भी बढ़ सकता है। एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से इस साल में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जो कि अमित शाह के अंडर आती है, उन्होंने सबसे पहली कमेटी की है। कमेटी मीटिंग में ये डिसाइड किया है कि हम दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज प्लांट बनाएंगे। सो मच सो कि ये ग्रेन स्टोरेज प्लांट की जो प्रॉब्लम है, ये फूड सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है, ये इंडिया में कभी भी ना हो। एंड इनफैक्ट इस तरीके का ग्रेन स्टोरेज प्लांट बने कि हम बाकियों की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और मुद्दे की बात तो ये भी है कि हर एक आम इंसान को इंडिया में ये पता ही है कि कुछ एक टाइम आता है हर साल जहां पे टमाटर के
प्राइस बढ़ जाते हैं, अनियंस के प्राइस बढ़ जाते हैं, पोटैटोज के प्राइस बढ़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं यही टॉप क्रॉप्स जो होते हैं ये 40% कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे और आपके न्यूट्रिशन को लेके। तो प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, उतनी नहीं है लेकिन है, और इस प्रॉब्लम को वी हैव टू टेक इट ऑन वॉर फुटिंग एंड सॉल्व इट। सो लेट्स टुडे अंडरस्टैंड व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर गवर्नमेंट। बट पहली बात तो ये गुड गवर्नेंस क्या है। सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, जो कि बेसिकली किस चीज के लिए पैसा देते हैं, पॉवर्टी अलिविएशन के लिए, इन्होंने कहा है कि द टाइप ऑफ ट्रेडिशंस एंड इंस्टीट्यूशंस जो एक कंट्री में चलते हैं उसको हम बोलते हैं गुड गवर्नेंस। जैसे जिस तरीके से सरकारें सिलेक्ट होती हैं, जिस तरीके से सरकारें इफेक्टिवली काम करती हैं, इफेक्टिवली काम करना मतलब जो उनकी इंटेंशन थी वो वाकई में फुलफिल हो सके, ऐसा नहीं कि अंधेरे में तीर मार लिया, कभी अच्छा हो गया कभी बुरा हो गया, राइट? एंड द रिस्पेक्ट ऑफ सिटीजंस एंड द स्टेट फॉर द इंस्टीट्यूशंस, this is what is very very important. Acha, what are the basic principles of good governance? And let's try to see whether it is there in India or not. In fact, you should come and tell me whether this is a fact in India or not. So the very first thing is participatory in nature. Participatory का मतलब ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं debates and discussions हर decision को लेने से पहले हो जाने चाहिए। जैसे for example 3 नए criminal laws आए, उससे पहले कमिटी बैठी, बकायदा उन्होंने बैठ के डिसाइड किया, लोगों से पूछा, लॉ कमीशन बनी, इतने सारे डिबेट्स एंड डिस्कशन के बाद सरकार ने ये ऐतिहासिक डिसीजन लिया कि हमें एज ओल्ड क्रिमिनल लॉज को छोड़ के नए वाले लाने चाहिए। फॉलो द रूल ऑफ लॉ ऑलवेज। फॉलोइंग द रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि चाहे वो एक आम इंसान हो, चाहे वो इस देश का प्रधानमंत्री हो, लॉ सबके लिए एक समान है। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नेंस। इफेक्टिव का मतलब ये है कि अगर मैं पढ़ाई कर रही हूं और वो पढ़ाई मैंने 10 घंटे की, लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला कि याद मुझे कुछ भी नहीं है, तो वो इफेक्टिव पढ़ाई नहीं है। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कम समय पे ज्यादा काम करके दिखाना। दैट इज हाउ अ गवर्नमेंट इज एफिशिएंट। देन इज इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव इन नेचर। Now, equitable and inclusive in nature का क्या मतलब? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, या फिर accessibility, availability, affordability of what? Of everything, of electricity, water, roads, jobs, healthcare facilities, educational facilities, insurance facilities, so on. Responsive government होनी चाहिए। इतनी देर से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, चलो सबसे बड़ा सिवियर डिजास्टर जो अभी हम देख रहे हैं, हार्ट रेंचिंग वीडियोस देख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का केस हो या फिर वो केस वायनाड का हो केरला में, क्या सरकार इसको रिस्पॉन्ड कर रही है? तो फॉर एग्जाम्पल वायनाड में जो ये सिवियर डैमेज हुआ है और इतनी लाइव्स लॉस हुई हैं, सरकार कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में अमेंडमेंट लेकर आके कोई बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने वाली। So that's a responsive government. Transparent government. Now transparency is in a country. Does it happen? Does it not? Your subjectivity. But point is होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जब तक नहीं रहेगी हमें नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है। So for example, जब 2 साल पहले 2022 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक इंसान इलेक्शन कमिश्नर बने थे, अरुण गोयल था उनका नाम, उसमें लोगों ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी की और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। बताऊं क्यों? क्योंकि काफी देर तक वो सीट एम्प्टी थी एंड ऑल ऑफ अ सडन एक बंदे को इन्होंने अपॉइंट कर दिया। हमें ये नहीं था कि अरुण गोयल साहब खराब है, हम एज नॉर्मल पीपल ये कह रहे थे कि यार तुमने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया कि कभी तो बिल्कुल ही वेकेंट रहती है सालों सालों तक और फिर कोई भी न्यूज नहीं आती और ऑल ऑफ अ सडन पता चल जाता है कोई इंसान अपॉइंट हो गया, और वो भी इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन में जो कि है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Because free and fair elections are the bedrock of any kind of a democracy. And finally, accountability quotient इस तरीके का कि no confidence motion, trust vote, ये सारे के सारे tools हैं कहीं ना कहीं accountability के। तभी तो नेपाल की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी उनके ट्रस्ट वोट हार गए और नए प्रधानमंत्री जी बन भी गए। That is what is accountability of a government and consensus oriented.
कंसेंसस ओरिएंटेड, कंसेंसस मीन से एवरीबडी हैज टू से यस, ये नहीं हो सकता, बट मेजोरिटी हैव टू से यस, ये जरूर होना चाहिए। और इनफैक्ट हमारे देश में तो माइनॉरिटीज को भी फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। सो कहीं ना कहीं दीज आर द 9 प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। नाउ व्हाट आर द नेसेसरी प्री कंडीशंस फॉर गुड गवर्नेंस? गुड गवर्नेंस कब होगा? एक पर्टिकुलर कंट्री में जहां पे एक इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क हो। रूल ऑफ लॉ कब तक फॉलो करोगे? जब लॉ ही नहीं है, और वो लॉ अच्छी तरह से, बहुत कम लूप होल्स वाला लॉ होना चाहिए। सेकेंडली, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स फॉर करेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, हमने पढ़ा है अरविंद केजरीवाल वाले केस में। इलेक्शंस कंडक्ट करवाने वाला इंस्टीट्यूशन कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कितना पैसा केंद्र सरकार को राज्य सरकार को देना चाहिए, उसके लिए इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन कौन सा है? फाइनेंस कमीशन। सो वी हैव अ लॉट ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस इन आवर कंट्री। कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज मैनिंग दीज इंस्टीट्यूशंस। सबसे ज्यादा जरूरी ये है, ठीक है आपने लिख दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज टू बी न्यूट्रल, हैज टू बी फेयर, हैज टू कंडक्ट फ्री इलेक्शंस, लेकिन जब लोग ही उसके अंदर ये नहीं करना चाहते तो तुम कहां से करके दिखा दोगे? स्पीकर ऑफ लोकसभा शुड बी न्यूट्रल इन नेचर, लेकिन अगर हमें ये देखने को मिले कि जितना भी तुम बोल दो न्यूट्रल, वो हो ही नहीं रहा, तो फिर क्या कर लोगे? सो द पीपल हु आर सिटिंग ओवर देयर आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्ट पॉलिसीज फॉर डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी। सब कुछ मैं ही करूंगी, हर एक काम मैं ही करूंगी, तो नहीं हो पाएगा। आपको डिसेंट्रलाइजेशन करनी पड़ेगी, आपको ट्रिकल डाउन इफेक्ट करना पड़ेगा, आपको पंचायतों को भी एक अपॉइंटमेंट तो छोड़ो, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी ताकि वो भी कोई काम कर सके। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी करना पड़ेगा। अगर हर रोज केंद्र सरकार राज्य सरकार के इंटरनल मैटर्स के अंदर छेड़खानी करने लग गया, फिर तो चल पड़ा देश। एंड सो डिसेंट्रलाइजेशन इन दैट सेंस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस? इससे पहले क्या किया था? प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। अब फीचर्स क्या होते हैं गुड गवर्नेंस में? जहां पे गुड एजुकेशनल फैसिलिटीज होती है ताकि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके। स्किल डेवलपमेंट करवानी पड़ेगी। एजुकेशन इस तरीके की होनी पड़ेगी कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो। ऐसा नहीं कि बच्चे को पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा दिया लेकिन उसको लग रहा है भाई मैं पाइथागोरस थ्योरम अपनी जिंदगी में यूज कहां पे करने वाली हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया, रट्टा भी मार लिया, इनऑर्गेनिक भी मार लिया, पर यूज कहां पे करना है? अगर ऐसे टाइप की सिचुएशन आई तो वो एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट नहीं करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट लाइक रोड्स, रेलवेज, टेलीकॉम्स, बट रोड्स भी ऐसी जो रहे, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी बारिश आए और टूट गया और खत्म। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी बारिश आए और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होने लग जाए। इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ पब्लिक एज वेल एज प्रॉपर्टी, जहां पे हमारी पुलिस आ गई, हमारी डिफेंस फोर्सेस से लेके अदर पैरामिलिटरी फोर्सेस आ गए। प्रोविजन ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज का मतलब ये है कि जो भी अभी बैठ के देख रहे हैं ये वीडियो और कहीं ना कहीं दे कम फ्रॉम एन ओल्डर जेनरेशन, यू मस्ट रिमेम्बर कैसे हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज में जाके अपना सर्टिफिकेट को एक नोटराइज गैजेटेड ऑफिसर से ठप्पा लगाना पड़ता था ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए। लेकिन आज की डेट पे सेल्फ ऑथेंटिकेशन इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इजी फॉर अस। इनफैक्ट अब हमें फाइल्स भी लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सारी की सारी चीजें कहां पे आ जाती है? डिजी लॉकर। सो ये हो गई सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी, जैसे कल ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप ये सब कैटेगराइजेशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में भी करो। देन इज एनलार्जिंग द स्फीयर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, रिलीजन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये तो हमारे मूल अधिकार है। अच्छा, बाय द वे, राइट टू एम्प्लॉयमेंट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। नहीं तो कोई भी इंसान पढ़ाई लिखाई नहीं करता, एक दिन बस मुंह चक के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता, बोलता यू गिव मी एम्प्लॉयमेंट, इट्स माय फंडामेंटल राइट। बट राइट टू प्रैक्टिस योर ट्रेड, प्रोफेशन एंड बिजनेस, दैट्स योर फंडामेंटल राइट। क्रिएटिंग अ हेल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट, जहां पे मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, मोनोपोलिस्टिक कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसी वजह से लोकसभा में आज की डेट पे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम ज्यादा लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ज्यादा मार्केट शेयर कुछ लोगों के अंदर ही है और बाकी लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। सो मोनोपोली या फिर मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन
खराब है हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट के लिए। मेजर इश्यूज रिलेटेड टू गवर्नेंस, सबसे पहली चीज आ जाती है करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, और सबके साथ तो नहीं होता है लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जब एक इंसान एक ब्यूरोक्रेट बन जाता है, जब तक तो नहीं बनता तब तक बहुत हम्बल रहता है, लेकिन जैसे ही ब्यूरोक्रेट बन जाता है तो कहीं ना कहीं सातवें आसमान पे पहुंच जाता है, थोड़ी देर तक तो पहुंच ही जाता है। फिर चालू होता है रेड टेपिज्म। अच्छा, आप फाइल अपनी चेक कराने के लिए जाते हैं तो आपको बोला जाता है चलो उधर जाओ, फिर वो इंसान किसी तीसरे इंसान के पास भेज देता है, तीसरा इंसान चौथे इंसान के पास भेज देता है, पता चलता है यार पहले वाले नहीं करना था काम, वो तो है हमें घुमा रहा था। सो कहीं ना कहीं ये रेड टेपिज्म आज की डेट पे भी जिंदा है। होपफुली जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, तुम जब यूपीएससी में ऑफिसर बनोगे तो प्लीज ऐसा मत करना, राइट। नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन की बात हमने काफी देर पहले भी की थी, जहां पे हम कहते हैं काफी सारी वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अपनी पेशे की, तो आई एम अ लॉयर, और लॉयर में जब एडवोकेट्स की अगर हम बात करें, अगेन मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि मैं सबको जानती ही नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में जरूर बोल सकती हूँ कि इवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इवन इन लिटिगेशन कहीं ना कहीं ज्यादा अहमियत मेल जेंडर को मिलती है देन द फीमेल जेंडर मोस्टली। तो दैट इज ऑल्सो एक्सक्लूजनरी इन नेचर, ये नहीं होना चाहिए, राइट। इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो ऑक्सफैम रिपोर्ट जो है वो यही बताता है कि व्हाट इज द गैप बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स, एंड सिंस टाइम इमेमोरियल दे हैव टोल्ड अस दैट द टॉप 1% ऑफ आवर कंट्री इज होल्डिंग ऑन टू मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ, और बाकी जो 99% ऑफ द पॉपुलेशन है उन बेचारों तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं है। कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर जब एसबीआई ने सारा का सारा डेटा दिखाया था तो भी पता चला था कि अच्छा ऑनलाइन गेमिंग इसलिए आजकल काफी ज्यादा चल रही है क्योंकि काफी ज्यादा पैसा भी दिया गया है, और कहीं ना कहीं ये भी पता चल गया है आम इंसान को कि अगर अपना बिजनेस चलाना है तो थोड़ा पॉकेट में पैसा जरूरी है। देन इज इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड स्कीम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे पहली बात तो अगर हम ये देखें तो आज की डेट पे क्या आपको पता है जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स हैं, जो सीट्स है वो किसके बेसिस पे है? 1971 के सेंसस के बेसिस पे है। अब देखो इन अ वेरी सिंपल मैनर, मैं एज अ टीचर 10 बच्चों की क्लास में सारे बच्चों को मैं फुल इंटरेस्ट से पढ़ाऊंगी, वन ऑन वन इंटरेक्शन होगी, चलो 20 बच्चों की क्लास में भी होगी, पर जब बच्चे 200 हो जाते हैं या 500 हो जाते हैं एक ही क्लास में, तो ऐसा कोई टीचर पैदा ही नहीं हुआ कि वो हर एक बच्चे को वन ऑन वन अटेंशन दे सके। और जब वन ऑन वन अटेंशन ही नहीं है, पर्सनलाइज्ड अटेंशन ही नहीं मिल रही उस बच्चे को, तो कैसे वो अपनी प्रॉब्लम सामने रखेगा और कैसे हम उसको सॉल्व कर पाएंगे? इसी तरीके से सालों से जो सीट बनाई गई है, फर्ज करो एक लोकसभा का मेंबर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए बनाया गया था, अब वो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, वो बंदा एक ही है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, जिसमें आप कहेंगे नहीं नहीं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं, पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जब होते हैं तो रेड टेपिज्म भी होता है। सो कहीं ना कहीं इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स है। लोग आज की डेट पे भी गाड़ी चला के राशन शॉप में फ्री में अनाज खा रहे हैं, गाड़ी चला के, उनका नाम अभी तक क्यों नहीं हटाया गया? ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बेचारे देख के पता चल रहा है जिसको फ्री में अनाज चाहिए वो गरीब है, लेकिन बेचारे ने आधार कार्ड नहीं बनाया अभी तक। तो कुछ साल पहले ऐसे भी होता था कि बिना आधार कार्ड के मिलता ही नहीं था, तो वो बेचारा भूख से बिलबिला रहा है तुम्हारे सामने, लेकिन आप कर नहीं पा रहे कुछ उसके लिए, क्योंकि भाई इधर लिखा है कि ये वाला कार्ड नहीं है तो फिर आपको अनाज नहीं मिलेगा। सो इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, inadequate judicial infrastructure. Our judiciary is great, nobody is saying that, nobody is denying it, but the judges are less, वही प्रॉब्लम है। तब से लेके अब तक 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट की फुल स्ट्रेंथ, और सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं कौन से साल पुराने केसेस अभी भी चल रहे हैं, नॉट बिकॉज क्योंकि जजेस ने जजमेंट नहीं देनी, ऐसा नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे पेंडिंग केसेस है, कहां से करेंगे? पूरी पूरी रात पूरे पूरे दिन तो नहीं बैठ सकते। आपको पता है किन्हीं किन्हीं हाई कोर्ट्स में आज की डेट पे 2024 में भी
2000 के केसेस भी चल रहे हैं, 2001 के केसेस भी चल रहे हैं, तो 2024 वाले केसेस कब आएंगे? Justice delayed is justice denied. That is also a very big problem, wherein good governance will not happen in such a country. Environmental degradation and climate change, ये तो हम देख रहे हैं अपने आगे पीछे. ये हमने सबसे ज्यादा दर्दनाक हिस्सा जो किस्सा सुना है वो दिल्ली से शुरू हुआ, फिर गया केरला में, फिर आई न्यूज असम से, फिर आई न्यूज हिमाचल प्रदेश से. कब तक चलेगा? कितनी देर तक चलेगा? और पता ही है ये क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, तो ये एक बाधा बनेगी. तो फिर बैठ के ये थोड़ी ना बोल सकते हो वो हम ना, हमारे हाथ में तो है नहीं क्लाइमेट चेंज, और रियली वेरी वेरी सैड दैट यू नो इट इज हैपनिंग. द गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग अबाउट इट, and only then will it contribute towards good governance. Impact of inefficient सरकार. अगर inefficient सरकार है तो क्या होगा? सबसे पहले इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, पॉवर्टी और ज्यादा बढ़ेगी. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे नहीं होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और आप नहीं मान सकते कि अगर कुछ लोग एक देश में बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो पूरा देश अच्छा कर रहा है. वो लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा देश बहुत प्रगति कर रहा है, राइट? देन सोशल इनइक्वालिटी. सोशल इनइक्वालिटी इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम, क्योंकि जहां पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होगी वहां पे भेदभाव अपने आप आने लग जाएंगे, और जो लोग गरीब होंगे वो एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेट करने के एक और तरीका निकालते हैं, कास्ट. क्योंकि मेरे पास भी पैसा नहीं, आपके पास भी पैसा नहीं, अब मैं अपने बारे में कैसे अच्छा फील करूं, चलो कास्ट ले आते हैं. अच्छा, फिर कास्ट भी सेम है, चलो कुछ और ले आते हैं. यू सी, सो दैट इज हाउ सोशल इनइक्वालिटी विल हैपन. पुअर पब्लिक सर्विसेज. बहुत सारे एरियाज में बहुत सारे सरकारी स्कूल बहुत बढ़िया भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे एरियाज में नहीं भी कर पा रहे हैं. आप पढ़ाई छोड़ो, उधर तो छत ही गिर जाती है जब बारिश होती है. वो सब छोड़ो, एक लेवल के आगे, 5th स्टैंडर्ड के आगे क्लासेस ही नहीं है, तो जबरदस्ती या फिर बच्चा नहीं पढ़ेगा, या फिर लड़की घर पे रह जाएगी, गांव में रह जाएगी, लड़के को भेजा जाएगा शहर में. तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पुअर पब्लिक सर्विसेज भी इसी का परिणाम है, बैड गवर्नेंस का. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, बिकॉज पीपल विल नॉट लाइक द गवर्नमेंट. इफ द पीपल विल नॉट लाइक द गवर्नमेंट, देन continuously something or the other will keep happening, resulting finally into a no confidence motion or a trust vote, right? Lack of accountability. जरूरी है कि हमारे सारे के सारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आके आंसर दे, चुप ना बैठे. नाइजीरिया की भी सरकार चुप ना बैठे, नहीं तो आप देखेंगे, यूज दैट एज एन एग्जांपल, यू कैन अप्लाई इट ऑन आवर ओन कंट्री, कि जो वहां पे हो रहा है वही चीज यहाँ पे भी हो सकती है, राइट? इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट. व्हेन सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर नॉट available in our country, then whom will the public trust and why will the public trust somebody, right? खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, घर टूट रहा है, right? बच्चा पढ़ने जा रहा है तो वाटर लॉगिंग की सिचुएशन हो रही है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कुछ नहीं कर पा रही है, नहीं रहेगा पब्लिक ट्रस्ट. सो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आइसोलेटेड सिर्फ नाइजीरिया की नहीं है. दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट एवरीवन, एंड सो हेंस we need to be proactive instead of being reactive in nature as a government. Increased crime rates, obviously food security नहीं है, insecurity है, काम नहीं है, तो उसके कारण crime rates बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे. अभी कुछ दिन पहले जहां पे मैं रहती हूँ वहां पे एक कैब वाले की कैब चोरी कर ली कुछ लोगों ने. जब वो पकड़े गए तो पूछा गया क्यों किया, कहते कि जो हमारी तनख्वाह है उससे हमारा घर नहीं चलता, तो इसीलिए हमें घर पे पैसा तो लेकर आना ही पड़ेगा. आप सीधे रास्ते से नहीं मिल रहा तो टेढ़े रास्ते से ही लेकर आएंगे. दे आर जस्टिफाइंग इट इन देयर माइंड, दे आर जस्टिफाइड. देन इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. ब्रेन ड्रेन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. ये तो इंडिया में मतलब भर भर के है, और जिस राज्य से मैं आती हूँ उस राज्य से तो भर भर के है. क्या करना है कनाडा जाके ये नहीं पता, ऑस्ट्रेलिया जाके क्या करना है ये नहीं पता, बस ये पता जाना है, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं बन रहा है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इल इम्पैक्ट और अ बैड इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. सो मेजर इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें बाय आवर कंट्री फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, जहां पे हम लोग अपना
कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। सिटीजन चार्टर्स, जो कि हर एक सरकारी दफ्तर में दिखाया जाता है कि ये चीज उस सरकारी दफ्तर को आपको करके देनी ही देनी है, दैट्स योर राइट एज अ सिटीजन। देन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर 73rd 74th अमेंडमेंट, जैसे पंचायती राज सिस्टम को एक संवैधानिक रिकॉग्निशन मिली, साथ ही साथ म्यूनिसिपैलिटीज बनी, स्मार्ट सिटीज मिशन, दिस इज ऑल्सो अनदर इनिशिएटिव। देन इज सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, राइट टू एजुकेशन, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इसके परिणाम है और स्टेप्स है जो हमारी सरकार ने लिए हैं। Now, what is the way forward? जन डेटा प्लेटफॉर्म, एक सिक्योर डेटा प्लेटफॉर्म बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि सिक्योर बनाए, जहां पे सारा का सारा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हुए ऑफ द सिटीजन, जहां पे सिटीजन बता सके कि कहां पे उसको किस चीज की प्रॉब्लम है। जैसे कुछ न्यूज़पेपर्स ये करते हैं, सिटीजन रिपोर्टर्स बनाते हैं। You see, you can click a photo of an open drain or an open pothole and you can send it to the newspaper will publish it and then government will do it. Twitter को, जिसको X बोलते हो आप, उस चीज पे भी ये चीज आने लग गई है। स्मार्ट गवर्नेंस डैशबोर्ड्स होने चाहिए। मिशन कर्मयोगी, क्या करना है, सिविल सर्विसेज को भी रिफॉर्म करना है, सो रिफॉर्मिंग द ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फास्ट ट्रैक जुडिशियल रिफॉर्म्स, AI पावर्ड ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम, बट इसमें ये भी जुड़ना चाहिए कि कहीं ना कहीं ह्यूमन एलिमेंट होना चाहिए, पर जितना हद तक हो सके इट कैन बी AI ड्रिवन, क्योंकि उसी एक ह्यूमन बीइंग ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ऑफिस छोड़ के घर भी जाएगा, उसकी पर्सनल लाइफ भी है, उसको सोना भी है, उसको 10 और काम करने हैं। पर उस टाइम पे अगर सिटीजन्स को कोई प्रॉब्लम आई, जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, एटलीस्ट उन चीजों को जूझने के लिए वी कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वी नीड टू री इमेजिन सिटीजन engagement with each other as well as with the government. So let me give you a mains daily question which you should ideally keep and write it down and take it to your mentors beta, क्योंकि केवल ये पढ़ के घर पे जाके सोने के लिए ये सवाल नहीं बना है, आपको इसको यूज भी करना है और इसके ऊपर आंसर्स भी लिखने हैं। So the question is, good governance is often considered a cornerstone of effective administration and sustainable development. Analyze the key principles of good governance and discuss their relevance in addressing the challenges faced by developing countries. Now, before I end this, I'd like to make two very important announcements. The very first one is a test series by Maluka IAS, जहां पे आपको मिलेंगे कुल मिला के 64 टेस्ट, जिसमें से 34 प्रीलिम्स और 30 मेंस के हैं, in both English as well as Hindi, जहां पे एक एस्पिरेंट को, जो कि प्राइमरीली 2025 में एग्जाम के लिए बैठ रहा है, उसको टेस्ट भी मिलेगा और डिस्कशन भी होगी, एंड दैट टू एट एक्सट्रीमली अफोर्डेबल प्राइसेस. So do not waste this opportunity and call us today for more details. And finally, I would like to introduce the most loved current affairs series by every UPSC aspirant, which is the monthly to the point current affairs by Maluka IAS. ये भी आपको English as well as Hindi में मिलेंगे at very very affordable cost. So do not waste this time and help us and allow us to turn your dream into a reality. Thank you very much.